ओके ओके, हाँ वॉइस वो म्यूट हो गया था गलती से। चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले। ओके, तो ग्रेविटेशन करते हैं। ओके, ग्रेविटेशन की शीट कहाँ है? आ गई। अरे यार कहाँ गई? अभी आवाज नहीं आ रही क्या? am I audible now? Yes. ठीक है ठीक है। हाँ ग्रेविटेशन ये रहा, ठीक है। हाँ जी, इस शीट में ना कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फैक्ट्स वाले होंगे, वो तो याद कर लेना। वो तो जैसे अब किसने लॉ दिया था, ये सब ना, ये कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, तो इनको इग्नोर कर देना क्वेश्चंस को। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट टाइप करके बता दो मेरे को। करण, ओके 3 का बी नहीं है, बी का बी कहाँ गया यार? The body is weighed at the poles and then at the equator. The weight at the poles will be greater than, हाँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सर ए दिया हुआ है। हाँ गलत आंसर, इट विल बी बी। बी आएगा ना सर? हाँ हाँ बी आएगा, करेक्शन कर लो, आंसर बी आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 तक नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 तक, ट्वेंटी 25, 30, सर 26 में आंसर गलत दिया हुआ सर। वो 98 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आएगा सर। वो मतलब की कन्वर्जन गलत की हुई है। यस, नन ऑफ दीस आना चाहिए सर। अरे हाँ यार, ठीक है, हाँ ये भी करेक्शन है, कर लो। आंसर 9.8 इंटू 10⁻⁴ है ना? 9.8 इंटू 10⁵ यस सर। हाँ यस सर, ठीक है। ओके, 30 तक, 35, सर 35 का अप्रोक्सीमेटली 0.1 kg वेट आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तुमने 9.8 लिया होगा ना? सर मैंने 10 लिया था जी को। तो फिर तो 0.1 ही आएगा। नहीं सर 10 लिया था सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा। 0.1 kg वेट, 1 kg वेट इज जी न्यूटन। जी मतलब अगर 10 ले तो उसको 10 न्यूटन हो जाएगा, तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा? 0.1 kg वेट। सर याद नहीं, शायद 9.8 लिया हो।
9.8 से अप्रोक्सीमेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एसआई Yes, यूनिट हमें yeah. दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एसआई यूनिट हमें दिया हुआ है जी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज एसआई यूनिट ऑफ जी। इसको ना तुम न्यूटन को तोड़ देना, न्यूटन को ब्रेक करेंगे। न्यूटन क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक मिनट मैं शेयरिंग ऑन करता हूँ। इसमें देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको लिखेंगे, न्यूटन को लिख देंगे। न्यूटन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन बन गया इनटू मीटर स्क्वायर इनटू पर केजी स्क्वायर। तो ये बन गया है अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मीटर क्यूब हो गया, केजी पर वन हो गया, केजी पर केजी -1 एंड सेकंड -2। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तक। 45, 50। फिर 38 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फैक्चुअल जैसे है। नहीं आते। सर सर 38, 39, 43 और 45। सर 44 का आंसर गलत नहीं दिया, देखना। एक मिनट, 38 तो फैक्चुअल है यार। 38 में क्या डाउट अब बताऊं मैं? इसमें जो है कोई इसमें याद मतलब कि ऐसा डाटा याद तो नहीं करना ना किसी नहीं, भी ऐसा कोई नहीं पूछता। अब तो बता दो। कौन सा 40? 38 सर। 38 क्या है? यार फिर तो 38 वही, चूज द साइंटिस्ट हु परफॉर्म गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑन द मून। पता नहीं कौन था, मेरे को, मैं कौन सा याद रखता हूँ इनको। 39। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, हाँ इसमें क्या है? कौन से पार्ट में? सर मतलब ए और बी में। Gravity and gravitation are same. Gravity is particular case of gravitation. Acceleration due to gravity is scalar quantity. Different heavenly bodies have different values of g. अगर ए और बी में डाउट। A और B में, अच्छा। Gravity and gravitation are same. ये भी बड़ा वेग सा ही क्वेश्चन है वैसे। Gravity is a particular case of gravitation. कौन सी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं समझ नहीं आता। Gravity is a particular case of. पीछे सर बी ऑप्शन दी है आंसर। हाँ, एक्चुअली इसको एलिमिनेशन से है, क्योंकि ए, सी और डी तो नहीं हो सकते, तो बी ही मतलब होगी, क्योंकि सी और डी तो खैर हमें सीधा ही लिखते हैं। ए कैसे नहीं हो इसलिए सकता? यार ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक्चुअली फोर्स है, मतलब ग्रेविटी वही है, वेग सही है। ग्रेविटी एक फिनोमिना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी कह देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी ग्रेविटी बोल देते हैं, बट ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। सर ग्रेविटी एक टेंडेंसी होती है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी हर जगह होती है। ग्रेविटेशन मतलब कि हर जगह डिफरेंट भी होती है और अलग यूनिट्स में भी एक्सप्रेस होती है।
छोड़ दो, कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आज तक तो मैंने देखा नहीं। ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 के में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन 1 में भी नहीं आते, ये तो फालतू क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सर 43 में ए नहीं होना चाहिए 43। 43 G is vector and its direction is towards the center of the body, नहीं होगा लेकिन तो मतलब जी तो किसी का भी हो सकता है ना? जी किसी का भी हो सकता है, यू आर राइट। सर 44 इसमें न्यूटन इसमें ना अर्थ की बात कर रहा होगा मुझे लग रहा है। ये आंसर क्या सीधे रखा है क्या? यस सर। 43 यस सर, पर स्पेसिफाई नहीं किया ना। हाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। हाँ इसको ठीक करना है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें लिखना पड़ेगा इसको G is a vector and G due to earth, मतलब G of the earth ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे तभी अब अर्थ की डायरेक्शन अर्थ की टुवर्ड्स ही होगा। सर 44 का न्यूटन नहीं आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए? सर 44 का न्यूटन आना चाहिए। SI यूनिट ऑफ वेट, अच्छा SI यूनिट, हाँ न्यूटन आना चाहिए। फिर इसमें ग्राम वेट दे रखा है। नहीं गलत है वो तो, ठीक कर लो उसको। 44 का आंसर ठीक कर लो, बी कर लो। ओके 50 तक। फिफ्टी 55 तक, 60 तक। सर 60th। The gravitational pull exerted by the gravitational pull exerted by the earth on the body is called its true weight. सर ग्रेविटेशनल मास नहीं कह सकते? नहीं ग्रेविटेशनल मास नहीं होता मतलब क्या वो। इसका मतलब क्या वो ग्रेविटेशनल मास का? सर ये नेम्स मतलब कि स्पेसिफिक है या फिर लॉजिकली इन्होंने अपने आप बनाए हुए हैं? यार ये पता नहीं, अजीब और गरीब से क्वेश्चन है। ट्रू वेट ग्रेविटेशनल मास का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यार मतलब इसका कुछ ऐसा बिल्कुल, ग्रेविटेशनल मास तो यार वो होता है उस मास पे, मतलब actually there is no particular meaning of gravitational mass. Gravitational mass is a general term जिसको हम ये बोल सकते हैं कि देखो हर मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, you know that right? Every mass experiences some, चाहे वो ज्यादा है चाहे कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर मास इज अ ग्रेविटेशनल मास। तो वैसा कुछ नहीं है कि, बट क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ, हम ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ लगा रही है हम उसको mg लिखते हैं ना। हम जब भी एफपीडी बनाते हैं किसी भी डायग्राम किसी भी बॉडी की, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल बनाते हैं दैट इज mg, जो बॉडी पे लगती है अर्थ के कारण, और वही उसका वेट होता है। तो इसलिए इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन मतलब ट्रू वेट ही बनेगा। हाँ वो तो ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ना ग्रेविटेशनल मास हो गया, इनर्शियल मास हो गया। मास है तो इनर्शिया होता है, मतलब मास इज डायरेक्ट मास इज, हम बोल सकते हैं इनर्शिया का दूसरा नाम ही है मास। तो ये तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, मतलब दीज आर नॉट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अर्थ। जैसे यहाँ पर फोर्स तो सिर्फ ट्रू वेट ही लग रहा है। हाँ तो वो ट्रू वेट ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन तो ट्रू वेट ही बनेगा। मतलब यस आंसर मेरे ख्याल ट्रू वेट ही दिया होगा शायद इसका। यस सर वही दिया। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 65 तक। सर 62 में सर मतलब कि वैसे तो वेट ही मेजर करता है वेइंग मशीन जो नॉर्मल फोर्स लगती है, पर वो न्यूटन में नहीं दिखाता, मतलब केजी में दिखाता है जो कि मास का यूनिट है। तो फिर हमें मास नहीं कहना चाहिए उसे? नहीं मास वो हमें बताने के लिए हमें मास बताता है ना, क्योंकि जो रीडिंग उस दिन भी मैं बता रहा था, जो रीडिंग ऑफ द स्केल है ना दैट इज कैलिब्रेटेड टू टेल अस द मास, क्योंकि v
ऑलवेज टॉक इन मास। हम ऐसा Yes. नहीं बोलते कि अगर हाँ तुम्हारा अगर सपोज मास सपोज 60 kg है, हम ऐसा नहीं बोलते कि उसका वजन 600 न्यूटन है ना, नमन का। वी डोंट, Yes. है ना, तो हम बात उसको 60 kg की करेंगे, राइट। तो हाँ, तो मतलब इसलिए हम बताने के लिए है, मतलब असल में वो वेट ही मेजर करता है। स्केल, हाँ स्केल तो हमें बताने के लिए होता है, उसने तो मेजर करके वेट दिया, कैलिब्रेशन ने हमें मास बता दिया। सर वैसे वो वेट भी नहीं मेजर करता, वो नॉर्मल फोर्स क्योंकि मेजर करता था, वेट भी नहीं कह तुम सकते। खुद सोचो, देखो खुद खुद अगर उसी में वेइंग मशीन को ना, सपोज द वेइंग मशीन विच इज कैलिब्रेटेड फॉर अर्थ, लेट्स से, तो अर्थ के लिए कैलिब्रेटेड जो मशीन होगी ना, वो रीडिंग जब बताएगी तो वो क्या करेगी, वेट को डिवाइड बाय 10 करके मुझे बता देगी। सपोज वेट आया 600, डिवाइड करके 10 करके उसने बता दिया मेरे को 60 केजी का बंदा है। तो उस अगर मैं मशीन को मून पे ले जाऊंगा तो वो गलत रीडिंग देने लग जाएगी, यस है ना, क्योंकि वो मून के हिसाब से वहां का वेट मेजर कर रही होगी, लेकिन मास गलत आएगा मेरे पास, यस है ना। तो 60 केजी का बंदा वहां पे 10 न्यूटन की फोर्स, 100 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा। यस तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करके उसने 10 किलो बता देना बंदे का वेट, बंदे का मास, विच इज रॉन्ग। मास तो वही है ना, 60 किलो ही है उसका, इसलिए वो गड़बड़ हो जाएगी। और सर वैसे लेकिन मतलब कि वेइंग मशीन तो वैसे भी ऊपर वेट की जगह नॉर्मल फोर्स बताती है, जो कि मतलब ट्रू वेट के इक्वल होना जरूरी नहीं होता, तो फिर हाँ हम ट्रू यार, वेट भी नहीं कह सकते। यूर राइट, लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल ऑप्शन होता तो हम नॉर्मल टिक करते, इन ऑप्शंस में से तो फिर वेट ही बनेगा। यस पर सर नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं। हाँ वैसे नन ऑफ दीज है इसमें ऑप्शंस, तो खैर एक्चुअली वो ना कंटेक्स्ट क्वेश्चन का वेट मास को लेके ही है, वो हाँ वेट और सर मास में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए तो वेट आएगा, अदरवाइज वो एक्चुअली नॉर्मल ही होती है। यस 70 तक, सेवेंटी फाइव। सर 71 में ये पूछना था बस सर, प्रोजेक्टाइल और ट्रैजेक्टरी में फर्क क्या होता है? प्रोजेक्टाइल और 70 कौन से में? 72 71 सॉरी 71, an object thrown into space horizontally under the action of earth's gravity is called an, देखो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो नेचर है ऑफ द पाथ, और ट्रेजेक्ट्री उसके पाथ को बोलते हैं। मतलब नेचर ट्रेजेक्ट्री, ऑफ देखो पाथ प्रोजेक्टेड, नेचर ऑफ द पाथ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल क्या है कि प्रोजेक्टाइल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ ट्रेजेक्ट्री। तुम समझ रहे हो ट्रेजेक्ट्री क्या चीज है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है द पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल। जैसे सपोज मैंने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो मैं पूछूंगा उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी स्ट्रेट लॉन्ग लाइन वाइज। मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और अगर मैं बॉल जैसे थ्रो करता हूँ, सपोज किसी फुटबॉल को किक करता हूँ, तो मैं पूछूंगा उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वो, तो नेचर ऑफ द पाथ में दोनों में डिफरेंस आ गया ना, एक नेचर क्या था स्ट्रेट लाइन, दूसरा नेचर क्या था टाइप ऑफ द पाथ है, वो एक्चुअली इज द टाइप ऑफ द पाथ, तो वो टाइप यस क्या है पैराबोलिक नेचर है, तो पैराबोलिक को हम प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं, जो पैराबोलिक नेचर। ओके सर, मतलब फिर यहाँ पर तो सर प्रोजेक्टाइल ही आएगा, क्योंकि सर अगर हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो सर धीरे धीरे v की मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ होगी और पैराबोला ही फॉलो करेगा। यस, वो पैराबोला फॉलो करता है। सर लेकिन अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके तो वो मतलब उससे हम पैराबोलिक क्यों नहीं कह सकते? पैराबोलिक पैराबोलिक क्यों नहीं कह सकते? वर्टिक पैराबोलिक क्या, पैराबोला क्या होता है? सर जहाँ पर मतलब कि चोरी से स्क्वायर बनती है वाली जो, term- हाँ सर क्वाड्रेटिक जिसमें बनती है स्क्वायर वाली टर्म आती है। तो फिर वर्टिकल वाला बनाएगा स्क्वायर वाली टर्म, उसमें तो सर वाई मतलब कांस्टेंट, ये देख, अगर पाथ ये है जिसमें कटोरी सी बन रही है, या इस क्वेश्चन में पाथ ऐसा होगा, तो दिस कर्व्ड पाथ इज द प्रोजेक्टाइल पाथ,
लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसा, दिस इज नॉट अ कर्व्ड पाथ ना, तो जब तक कर्व्ड ही नहीं है वो प्रोजेक्टाइल कैसे है? प्रोजेक्टाइल तो इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो वो तो इसमें और इसमें बनेगी। इसमें क्या है? या स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे फेंकूं तो उसमें क्या है? x में तो x कांस्टेंट है। सर मतलब लेकिन टी स्क्वायर मतलब कि एक्सेलरेशन तो है ना सर, मतलब कि उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब उस तरह लगता है कि मतलब ऐसा लगता है भी कि एक बार बहुत कम वेलोसिटी फिर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो फिर स्क्वायर वेल टर्म आ रही है। मैं समझा नहीं, क्या लगता है? यानी क्यों सर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वर्टिकल मोशन में स्क्वायर वेल टर्म आ रही है, यानी क्यों? कैलकुलेशन में? हाँ सर। मेरे को जरा करके दिखाना है ना डिराइव, ये कि कैसे आ रही है कोई भी मोशन ना वर्टिकल वाले में, स्क्वायर वाली टर्म y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर किसी भी तरह मेरे को लाके दिखा, इनाम मैं दूंगा तेरे को, ठीक है? जो बोलेगा स्ट्रेट लाइन मोशन में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आना चाहिए, मेरी तरफ से 10,000 रुपए इनाम। जूम क्लास में सबके सामने बोल दिया मैंने। ठीक है, हमारे टाइम पे 50-50 रुपए इनाम मिलते थे, मैंने ज्यादा फीलिंग ले ली लगता है, 10,000 रुपए ज्यादा हो गया। चलो कोई ना, तो प्रूव करके दिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहां तक गए थे हमने? हाँ 75 तक हो गया, 80 तक। सर 74 पहले। 74, if g is acceleration due to gravity, then the vertical distance traveled by the projectile in time t is equal to। सर यहाँ पर सर एज्यूम करना पड़ेगा कि पहले रेस्ट पे था, वो दिया नहीं हुआ। वो तो करना ही। दिया नहीं हुआ सर। तो करना ही पड़ेगा वो। कोई नहीं, कर लेना, कोई नहीं, एज्यूम कर लेना है। नेक्स्ट, एट्टी तक, 85। अंशुमन 74 में अज्यूम कर लेना। अगर तो देखो वैसे तो एजम्पशन की भी जरूरत नहीं है, बॉडी को चाहे मैं अगर ऊपर से नीचे से फेंकूं, तो अगर देखो नीचे से फेंकूं तो उसने पूछा कि उसका एस क्या होगा, अगर ऊपर से फेंकूं ना तो वहां पे अज्यूम कर लेना कि उसको ड्रॉप किया जस्ट, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी हाफ gt स्क्वायर। सर उसमें तो ये भी नहीं बताया हुआ इसमें तो कि ऊपर से फेंके कि नीचे से फेंके। उसने वैसे बताया नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल ऊपर ऊपर की तरफ ही फेंका उसने, तो जितना डिस्टेंस ऊपर ऊपर की लगा लो, तो क्या होगा, यहाँ से चाहे ऊपर की तरफ फेंक रहा है, उसके बाद वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, टॉप पॉइंट पे पहुंच के दोबारा फिर नीचे आएगा। सर मतलब Right? टॉप पॉइंट सिमेट्रिक हो जाएगा दोनों केस में। तो क्या सर मतलब कि टॉप पॉइंट को मान रहे हैं सर, मतलब t इक्वल टू 0। टॉप पॉइंट को t इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने, तब आ जाएगा ये। यहाँ पे दिया देन द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टाइम t। सर ठीक है, ठीक है, ड्रॉप ही करना पड़ेगा। 90 तक। सर 86 में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं मतलब फ्रॉम अर्थ, वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सुपर सैटेलाइट है उसकी इक्वल लेनी पड़ेगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भी। टाइम टेकन बाय द रेडियो वेव टू गो एंड कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। सर ये मतलब याद रखना सिर्फ दो मिनट। सर ये टाइम तब होगा जब मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 36 किलोमीटर ऊपर होती है उसको हम कंसीडर करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस
कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसका डिस्टेंस कितना होता है नमन? 36,000 मीटर, सॉरी किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। कितना डिस्टेंस होता है? 36,000 किलोमीटर। किलोमीटर, यस। क्या तुम लोगों को पता है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एवरीवन? नो सर। नो, ओके। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट, नाम से समझेंगे इसको। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? द सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम जियोग्राफी ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, तो वो कैसे होगी? वो तब होगी अगर कोई ये अगर अर्थ है, ठीक है, दिस इज मान लो अर्थ, तो कोई सैटेलाइट सपोज यहाँ पे है, तो अर्थ के, ये उसका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, तो अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पे है तो जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उतनी ही स्पीड से ये भी चलनी चाहिए। तो दोनों की जो एंगुलर स्पीड है, बेसिकली एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर ये 90 डिग्री घूम गई इस अर्थ, तो ये इसको भी 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक है, वो इसलिए ताकि वो एक पॉइंट से, मान लो कि कोई बंदा यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़ा है, तो उसको यहाँ अभी अपने ऊपर सीधी दिख रही है, मान लो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट? तो उसको स्टेशनरी वो तभी लगेगी अगर हमेशा वो सैटेलाइट उसको अपने सर के ऊपर दिखेगी। तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ धरती की स्पीड से ही रोटेट करे, रिवॉल्व करे, मतलब धरती के आसपास रिवॉल्व कर रही है वो और धरती रोटेट कर रही है, राइट? तो दोनों धरती की रोटेशन स्पीड और सैटेलाइट की रेवोल्यूशन स्पीड जो है वो सेम आनी चाहिए। तो उस सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट? बिकॉज दैट सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम जियोग्राफी ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि अर्थ पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 24 घंटे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड जो है